हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है प्रेप आईएएस में। माय नेम इज समृद्धि एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, जो हमारा हेल्थ एंड डिजीज का थोड़ा टॉपिक बचा हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। एंड सेकंड थिंग व्हिच वी विल कवर इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो वी विल बी कवरिंग हियर टू थिंग्स। द फर्स्ट इज एंटी दिस वैक्सीनेशन पार्ट एंड द सेकंड इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बट गाइज लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों ने वीडियो जब देखी होगी तो बाई चांस क्या हुआ था कि पीछे थोड़ा सा हल्ला हो रहा था, तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस वो पार्ट अपलोड नहीं हो पाया। तो हम पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन कवर करेंगे, फिर जो हमारा पार्ट रह गया था उसको हम बाद में करेंगे। सो फर्स्ट व्हाट वी विल कवर इज वी विल कवर द वैक्सीनेशन, फिर हम उस पार्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। So let us start with the session, but before starting the session, I request you all to please do like the video, do share the video among your friends, and video के end में comment करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी डिस्कशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ना कहते होते हैं ना टाइमलाइन समझ लेते हैं। सो देखो, जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ठीक है, आपको पता है इंडिया एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसके अंदर जो है फ्री वैक्सीनेशन दी जाती है कुछ बीमारियों के लिए, ठीक है। उस प्रोग्राम का सबसे पहला वर्जन जो आया था उसका नाम था मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो था वो आपका सबसे पहले आया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये देखा गया कि यार इसको थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ जो है बदलाव जरूरी होता है। सो इसी मिशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म आया, दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद लगा नहीं, इसमें भी चेंज की आवश्यकता है, तो आ गया आपके पास इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, राइट। सो पहले आया मिशन इंद्रधनुष, चेंजेस बदलाव किए गए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। फिर उसके बाद कुछ और बदलाव किए गए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंद्रधनुष प्रोग्राम से। सो यूपीएससी काफी बार इस पे सवाल कर चुका है माय डियर स्टूडेंट्स कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन से आपके वैक्सीनेशंस इंक्लूडेड है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो सबसे पहला जो वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है दैट इज रिलेटेड टू पोलियो। पोलियो हमने क्लास में किया था, किससे होता है, पोलियो मैलेटस से, ठीक है। और इसके अंदर पोलियो के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि दो चीजें होती हैं, ओपीवी ओरल पल्स ड्रॉप एंड द सेकेंड वन इज आईपीवी, ठीक है, जो कि इनएक्टिवेटेड जिसमें आप डालते हो, इंजेक्टेबल होता है। सो यहाँ पे हमने ये भी किया था कि टाइप 3 पोलियो एक ऐसा है जिसको इंडिया इरेडिकेट कर चुका है। पोलियो 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 3 है उसको इंडिया बहुत पहले इरेडिकेट कर चुका है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 जो ऐसी चीजें जो कि हाल फिलहाल में हुई थी, टाइप 3 के बाद टाइप 1 हुई थी, टाइप 1 के बाद टाइप 2। यहाँ पे है क्या स्थिति है ना, ये देखने को मिले कि बिकॉज ऑफ दिस ओपीवी बहुत सारे आपके ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर आपका हुआ क्या है, पोलियो वापस आ गया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसके अंदर जो वायरस होता है वो लाइफ एट्यूनेटेड वायरस होता है, जान होती है उसके अंदर लेकिन जान बहुत कम होती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो इसीलिए जो है पोलियो के लिए जो दोनों हैं दैट इज ओपीवी एंड आईपीवी, दे आर इंक्लूडेड ओवर, ठीक है। तो आर्टिकल भी आया था हाल फिलहाल में जिसमें ये चर्चा करी गई थी कि ओपीवी जो है एक ऐसी चीज है जिसको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, रोकने, मतलब जैसे ओपीवी की जगह पे आईपीवी देने की जरूरत है। देयर वर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट, है ना, कि ओपीवी की जगह आईपीवी देने की क्यों जरूरत है। जैसे कि उनका ये मानना था कि भैया जो ओपीवी है उसके कारण जो पोलियो वापस आ रहा है ना, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, पोलियो को इरेडिकेट करना है, तो आपको पोलियो की वापसी को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। इसीलिए दे हैव गॉन फॉर व्हाट, दे हैव गॉन फॉर कि पोलियो जो है ओपीवी की जगह इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी जाए, ठीक है। आपको मैं इसके बीच में अंतर समझाऊंगी जब हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे यही है कि ओपीवी के अंदर क्या होगा, ओपीवी के अंदर आपका, अरे यार, ओपीवी के अंदर आपका क्या होगा, जो वायरस होगा वो आपका लिविंग वायरस है, ऑल्दो है छोटा बट है लिविंग वायरस, लेकिन आपका आईपीवी के अंदर मरा हुआ वायरस, ठीक है। सेकेंड जो डिजीज इसके अंदर आती है दैट इज डिप्थीरिया, ये भी करी थी हमने डिप्थीरिया। थर्ड जो इसमें बीमारी आती है दैट इज पर्टोसिस,
फोर्थ इज टेटनस, करा था ना, सॉइल के थ्रू फैलता है टेटनस, राइट। फिफ्थ इज चाइल्डहुड टीबी। चाइल्डहुड टीबी के केस में मैंने आपको बताया था कौन सी वैक्सीन दी जाती है, दैट इज बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, तो चाइल्डहुड टीबी है, अडल्ट टीबी नहीं है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी देखा था कितना खतरनाक है भैया, हेपेटाइटिस बी होगा तो हेपेटाइटिस डी भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर जो वैक्सीन आती है दैट इज मिसल्स। तो जो आपका ओरिजिनल वाला प्रोग्राम था ना मिशन इंद्रधनुष का, उसके अंदर ये 7 इंक्लूड थे, लेकिन उसके बाद जैसे इसका हायर वर्जन आया उसमें कुछ एड ऑन और बीमारी एड ऑन करी, दैट इज व्हाट, दैट इज रोटा वायरस, जो कि आपका डायरिया कॉज करता है। दूसरा आ जाता है आपका जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस, जो कि आपका क्या करता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी करता है। नेक्स्ट कम्स रूबीला वायरस, नेक्स्ट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हमने टाइप ए टाइप बी किया था ना, यहाँ पे क्या है, टाइप बी का वायरस, जो कि आपका बैक्टीरिया से होता है। एंड द लास्ट वन इज निमोनिया। सो ये आपके 5 जो थे इनको बाद में ऐड किया गया था, ये पहले वाले प्रोग्राम में नहीं थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो बाद में ऐड करने का प्रोग्राम क्या था कि देखो पहले इतने नहीं थे प्रोमिनेंट, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, इन बीमारियों को भी यहाँ पे रोकने की जरूरत है, सो इसीलिए इनको बाद में ऐड ऑन किया गया। क्लियर। सो चलिए, सबसे पहले इस स्कीम के बारे में हमने वैक्सीन देख लिया, अब हम थोड़ा सा स्कीम के बारे में जानते हैं। सो इसको 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जिसका काम क्या है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके 2 साल से कम है, जो भी आपके बच्चे 2 साल से कम है उनको वैक्सीन दिए जाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन किसको दिए जाएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है, अगेंस्ट आई टोल्ड यू 7 प्रिवेंटेबल डिजीज, बट पूरे इंडिया लेवल पर नहीं था, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर था, ठीक है, विद अप्रोक्सीमेटली 50% अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन द कंट्री। और ये जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से कैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, इसमें ये दिखा जाएगा कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एटलीस्ट 50% जो आपके बच्चे हैं वो अनवैक्सीनेटेड, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अचीवमेंट जो थी वो किसकी थी कि हमें फुल इम्यूनाइजेशन करनी है, टू एटलीस्ट 90% कवरेज वाज एम टू बी अचीव्ड बाय 2020। इसमें से उन्होंने बोला कि 90% जो कवरेज है वो हम 2020 तक अचीव करेंगे। समझ में आ रही है बात कि 2014 में लॉन्च हुआ 7 डिजीज के अगेंस्ट था, जो भी आपके बच्चे 2 साल से आयु जिनकी कम है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाएगा सबसे पहले सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स किस बेसिस पे सिलेक्ट होंगे कि वहां पे एटलीस्ट 50% जो है वो बच्चे क्या होने चाहिए, अनवैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहले टारगेट था कि 90% कवरेज लेके आ। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट आपका इसी का ही हायर वर्जन आया, जैसे मैंने आपको बताया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। अब इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर क्या था, मोर देन 90% लोगों को वैक्सीन देनी है, कब तक, दिसंबर 2018 तक। यहाँ पे जो फोकस है दैट वाज ऑन हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। भी जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि प्रायोरिटी पे होने चाहिए उनको इंक्लूड करा जाएगा। देखो वहां पे सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अर्बन एरियाज एक्स्ट्रा फीचर है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, विलेजेस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटीज एरियाज होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, लो परफॉर्मेंस एरियाज देखे जाएंगे। अब ये लो परफॉर्मेंस एरिया कैसे देखे जाएंगे, आपको पता है कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर हमने क्या लिया था, वी हैव टेकन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। अब उन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन से ऐसे एरिया हैं, क्षेत्र हैं जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, उनको उठा के यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष से हमारे पास डेटा तो अवेलेबल हो ही गया ना, तो उस डेटा से ये पता लग जाएगा कितने ऐसे हैं जो कि लो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा उन्होंने ये भी पता लगाया कि यार देखो अकेले कुछ भी अचीव करना नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, हु आर ग्राउंड लेवल वर्कर्स, जो आशा वर्कर्स एंड ऑल,
आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, उन लोगों को इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 महामारी के समय में इन आशा वर्कर्स का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, सो इन्होंने यही कहा कि उन लोगों का यहाँ पे शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बेटर तरीके से प्रोग्राम को चलाया जा सके और हर क्षेत्र तक वो प्रोग्राम को लेके जाया जा सके। जैसे अभी हाल फिलहाल में आशा वर्कर्स पे क्या बात चल रही है कि जो आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो लेबर क्लास पीपल है, उनके बच्चे डिवेल्प नहीं कर पाते मैथमेटिक्स एंड ऑल, उनके माइंड नहीं डिवेल्प कर पाते। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो लोग जो हैं वो बच्चों को अपनी केयर नहीं दे पाते प्रॉपर। सो इसीलिए बोला जा रहा है अभी कि जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, उनको आगे लेके जाया जाए, उनको बोला जाए कि भैया आप क्रैच फैसिलिटीज एंड ऑल प्रोवाइड करें और यहाँ पे बच्चों को एजुकेट करें। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट का रोल जो है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए 24 घंटे गवर्नमेंट की क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। एंड हर प्रोजेक्ट को एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसमें वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज वन ऑफ द 12th बिग बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो कि हेल्थ केयर के लिए चल रही है। एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें ये चीज जो है उसके बारे में क्या किया गया है, बेसिकली दे हैव डिसाइडेड, राइट। सो यहाँ पे दिस इज द थिंग कि व्हाट दे हैव डिसाइडेड, कि एक मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने ये चीज डिसाइड करी। ठीक है, सो वी हैव डन विद मिशन इंद्रधनुष। नाउ द सेकंड पार्ट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। अब ये क्या होगा, ये उसी का ही मिशन इंद्रधनुष का, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का हायर वर्जन, तभी तो क्या यूज किया गया यहाँ पे, हियर द वर्ड दैट इज यूज्ड इज 2.0, कि उस प्रोग्राम में कुछ और यहाँ पे जो है वो बदलाव करे गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। चलिए, सो देखते हैं क्या क्या बदलाव करे गए। सो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली 4 राउंड्स में वैक्सीनेशन करी जाएगी 7 वर्किंग डेज में। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स वर्किंग है, वो बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करा पाते, वाई, बिकॉज उनको जॉब पे जाना है। सो इसीलिए 7 वर्किंग डेज के लिए आपका क्या रहेगा, इम्यूनाइजेशन करी जाएगी। नेक्स्ट, इसमें ज्यादा फोकस किस पे होगा, उन लोगों पे जिनको फायदा नहीं मिला है, लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट, रेजिस्टेंट फैमिलीज एंड हार्ड टू रीच एरियाज। ठीक है, सो इन पे फोकस किस पे होगा, लेफ्ट आउट्स पे जो कि बच गए हैं पीछे, जो ड्रॉप आउट रेशियोज है उनके ऊपर, एंड द सेकंड रेजिस्टेंट फैमिलीज, एंड वो ऐसे एरियाज जहां पे पहुंच से बाहर है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जैसे वहां पे ग्राउंड वर्कर्स का था, यहाँ पे इन्होंने बोला वेरियस मिनिस्ट्रीज और वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑल्सो दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। सो इससे क्या होगा, अगर ये सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रीमलाइन वे में काम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट अंडर इट इज इनहांस्ड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि यहाँ पे जो कमिटमेंट्स होनी चाहिए वो एक इंटेंसिफाइड कमिटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करना, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एजेंडा को फुलफिल करना होना चाहिए, राइट। चलिए, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द 3 मिशंस, मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। अब हम बात करते हैं किसकी, वैक्सीन की। सो वैक्सीन के अंदर हमें 2 वैक्सीन डिस्कस करने। सो यहाँ पे द फर्स्ट वन इज जिसमें आपका यूज किया जाता है लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन, एंड सेकेंड वाले में आपका यूज किया जाता है क्या, किल्ड और इनएक्टिव पैथोजन। सो लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन का मतलब क्या हुआ, ऐसा पैथोजन, पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी एनीथिंग, ऐसा बैक्टीरिया जो कि आपका क्या है, जिंदा है, लेकिन है क्या है, बहुत वीक, जैसे कि बूढ़ा हो चुका है बहुत कम नंबर में है, जिंदा है लेकिन बुढ़ा हो चुका है। ठीक है, सो यू कैन से इसके अंदर आपका वीकेंड पैथोजन का यूज किया जाता है और वीक पैथोजन का यूज किया जाता है।
ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आप इसका वैक्सीन लगाओगे, जिस वैक्सीन में आपका लाइफ एटेन्यूएटेड पैथोजन है, तो बॉडी के अंदर जैसे ही वो जाएगा, एंटीजन है उसमें, वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो क्या होगा, वायरस मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी व्हाट, कंट्रोल्ड वन। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, दिस विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। जैसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया, इसने आपकी बॉडी के मेमोरी सेल्स, जो मेमोरी सेल्स है आपकी बॉडी के, दैट आर टी सेल्स, उनकी मेमोरी को क्या कर दिया, इनहांस कर दिया। सो यहाँ पे दो तरह के बी सेल्स भी और टी सेल्स भी। जो आपके WBCs होते हैं उनके अंदर होते हैं बी सेल, टी सेल। ठीक है, उनको ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यानी आपकी बॉडी का ये ह्यूमरल और आपकी बॉडी का ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देंगे, आपके एक्टिवेट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे देखो, बॉडी में ना एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है कि जैसे ही बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज जाएगी, वो उसको याद कर लेती है और उसके मेमोरी सेल को एक्टिवेट करके काम करना शुरू कर देती है। सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर कि आपने वीक पैथोजन डाला, वीक पैथोजन के कारण क्या हुआ, वायरस जो था उसने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, एंटीबॉडीज ने मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट किया। उनके पास दिमाग है, उनको पता है दिस बॉडी इज अ फॉरेन बॉडी, तो वो जैसे ही अब अटैक होगा किसी भी आपका उस पर्टिकुलर बीमारी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल किल दैट। आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट होते हैं आपके किल्ड इनएक्टिवेटेड पैथोजन। सिंस दीज आर किल्ड वन, सो आपको लगता है कि मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस मल्टीप्लीकेशन वुड हैपन, बट ये बॉडी में एंटीजन डाल देंगे जाके, जिसके कारण एंटीबॉडीज ट्रिगर, सेम थिंग विल हैपन, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है बात? चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो लाइफ एटेन्यूएटेड होते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन फास्ट करते हैं। सो यहाँ पे ना इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर दो चीजें कि एक पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक, अगर उन वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को आपने लाइफ एटेन्यूएटेड पैथोजन दे दिया, तो क्या होगा, उसकी मेमोरी सेल्स बहुत तेजी से एक्टिवेट होंगे। ठीक है, समझ में आई? बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेमोरी सेल्स ट्रिगर की तरह एक्टिवेट हुए, सो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे वायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे वायरसेस अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिनको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, कि पोलियो वायरस में जो मेडिसिन लगाई जाती है उसी के कारण पोलियो वायरस आ गया। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है और इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल होते हैं, उनके केस में अगर आप लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हो, सो उनकी म्यूटेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो है उनकी बॉडी को उस वायरस के साथ लड़ने में काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राइट, क्लियर है? सो म्यूटेशन इन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज वीरुलेंस। क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं वैक्सीन क्या होता है। सो वैक्सीन इज नथिंग बट इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ, आप यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करते हो, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करते हो एटेन्यूएटेड, किल्ड और इनएक्टिवेटेड और ओनली एंटीजन और पैथोजन एडमिनिस्ट्रेड टू दी बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, कोई मरा हुआ, इनएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, या फिर आपका ऐसा पैथोजन ऐड किया जाता है जिसके कारण बॉडी जो है वो बीमारी से लड़ सके। ठीक है, सो यहाँ पे दो तरीके का होता है, लाइफ एटेन्यूएटेड एंड इनएक्टिवेटेड। लाइफ एटेन्यूएटेड की बात करें, सो ये आपका ग्रो करेगा इन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स बट विल कॉज नो और वेरी माइल्ड डिजीज। जैसे हमने कहा कि इसमें वीक पैथोजन होता है, सो बहुत रेयर डिजीज कॉज करता है। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, उसके केस में अगर आप इसको इंजेक्ट करते हो, सो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से करने लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसलिए इसको यूज किया जाता है।
बट व्हेन इट कम्स टू इनएक्टिवेटेड, सो ये डिजीज नहीं कॉज कर सकता, लेकिन इसके अंदर बार बार आपको बूस्टर डोज देने पड़ते हैं, और ये क्या होता है, कम समय के लिए होता है। क्लियर है बात? चलो, नेक्स्ट इज लाइफ एट्यूनेटेड। लाइफ एट्यूनेटेड वायरस क्या यूज करते हैं, वीक्ड पैथोजन, ठीक है, वेयर द वैक्सीन वायरस व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ह्यूमन बॉडी, वो आपका कंट्रोल्ड तरीके से, दिस कंट्रोल्ड वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वो कंट्रोल्ड तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों काम करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये काफी हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि ये माना जाता है कि जैसे जो पर्सन HIV कैंसर से सफर कर रहा है, उसकी बॉडी का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। अगर आप उस पर्सन को क्या दे दो, उस पर्सन को इस तरह का वैक्सीन देते हो, तो उसके केस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इट विल अंडरगो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन एंड म्यूटेशन, राइट, and developed its virulence form or the disease causing form to harm the body। तो वो कौन सी फॉर्म कॉज कर लेगा, जिस फॉर्म से बॉडी को बीमारी लग जाए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, जो पोलियो वायरस आपका वैक्सीन से होगा, इससे क्या होगा, ये मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी दोनों कॉज करेगा, रेजिंग द रिस्क कंसर्न अगेंस्ट द लाइफ एटेन्यूएटेड वायरस। समझ में आ रही कि इससे क्या हुआ कि आपका जो ओरल पोलियो वैक्सीन था आपका, उसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर बेसिकली आपका क्या था, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस था। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे बेसिकली क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पे अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी कि उसने बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करा और पोलियो लिया, ठीक है, लगवाया उसने फायदे के लिए था, हो गया नुकसान। नेक्स्ट इज किल्ड और इनएक्टिव। किल्ड और इनएक्टिवेटेड में ये होता है कि इट इज द वन जहां पे पैथोजन या फिर वैक्सीन वायरस वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, तो म्यूटेशंस भी नहीं होंगी, तो कोई रिस्क ही नहीं है कि जो आपकी वैक्सीन है उसके कारण आपको इन्फेक्शन डिराइव। क्लियर है? समझ में आया? सो दिस इज द थिंग विच इज रिटन ओवर हियर, बट ऑल्दो इसमें किल्ड यूज किया जाता है तो इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वन। क्लियर है इतनी बात? चलो, नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। आपको याद है डीएनए के केस में हमने किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेम इज द केस ओवर हियर। लेकिन अच्छा, उससे पहले एक चीज याद रख लो, हर्ड इम्यूनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड इम्यूनिटी? देखो, आप ना पूरी की पूरी बिरादरी को, मान लो कहीं पे ऐसा है कि पूरी की पूरी बिरादरी को वैक्सीनेट करना थोड़ा मुश्किल है। सो जब ऐसी स्थिति हो कि पूरी की पूरी बिरादरी को वैक्सीनेट करने का मुश्किल हो, सो देयर कम्स अ कंसेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि देखो, आपको पता है कि वायरस को क्या चाहिए, वायरस इज सच अ बॉडी जिसको होस्ट चाहिए ग्रो करने के, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप क्या करो, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे वायरस को एंटर ही ना करना जाए, दैट विल बी नोन एज हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बना लिया, अपने अराउंड प्रोटेक्टेड शील्ड बना ली कि हम किसी को एंटर ही नहीं करने। क्लियर है? चलो, सो नेक्स्ट कम्स दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो आजकल बने आ रहे हैं वो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बने। सो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दो वैक्सीन होते हैं। The first is subunit vaccine and the second one is DNA vaccine. Subunit vaccine में जैसे कि आपका आ गया हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ठीक है। सो यहाँ पे इसके अंदर वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया का भी हो सकता है एंटीजन, वायरस का भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, पार्ट ऑफ एंटीजन जो है उसको यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ एंटीजन ऑफ पैथोजन एज अ वैक्सीन। आप यहाँ पे एंटीजन जो उसको कैरी कर रहे हैं उसी का ही आप इसका डेटा यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीएनए वैक्सीन में क्या होता है, इसके अंदर आपका क्या बेसिकली होता है, जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट लिया जाता है और उसको डेवलप कराया जाता है। जैसे कि इंसुलिन जीन लिया था, क्या जेनेटिक मटेरियल का लिया था? बिल्कुल, उसको अलाउ किया गया था, वो भी किया गया
समझ में आई बात? सो यू कैन रीड इट, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है? जो भी रेजिस्टेंस आपकी विद टाइम बन जाए किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब मैं इसका ना आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोब? Microbes are small particles. It can be bacteria, virus, fungi and protozoa. So these are what? These are the microbes. ठीक है। अब यहाँ पे जो दवाई आप बैक्टीरिया के लिए लेते हो दैट इज एंटी बैक्टीरियल, वायरस के लिए लेते हो एंटीवायरल, फंजाई के लिए एंटी फंगल, प्रोटोजोआ के लिए एंटी प्रोटोजोआ। ठीक है। सो अगर मान लो कोई आप दवाई ले रहे हो लेकिन वो दवाई असर नहीं कर रही, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे आप इसको ध्यान से देखिएगा, जस्ट वॉच इट केयरफुली। See what is happening. So are you able to understand some point? हुआ क्या इसमें? देखो सबसे पहले ये क्या थे? आपके नॉर्मल वाले बैक्टीरिया। अब इन नॉर्मल वाले बैक्टीरिया पे क्या हुआ? ये नॉर्मल वाले बैक्टीरिया थे जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब इन दवाई डाल, अब हमने क्या किया? इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन डाली, लेकिन एक बैक्टीरिया बच गया, उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, तभी तो ग्रीन आया व्हाइट की जगह, है ना। म्यूटेट करके उसने अपनी बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर ली बिकॉज इट हैज मल्टीप्लाइड। सो अब इन कॉपीज के ऊपर कोई भी आपका वैक्सीन का असर नहीं होगा, ना आपका दवाई का असर। सो इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और किसके ऊपर हुई है? इसके ऊपर। सो इसको क्या बोलोगे आप? सुपर। ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज हमने समझी है कि क्या हुआ? नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था, नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट थे, जो रेजिस्टेंस थे वो नहीं मरा, जो मतलब बेसिकली जो रेजिस्टेंट थे किसके? मेडिसिन। सो उन्होंने अपना नेचर चेंज कर लिया, जैसे कि यहाँ पे दीज टू आर चेंज्ड। उसके बाद इन दोनों ने जो चेंज थे इन्होंने मल्टीप्लाई करके ज्यादा बना लिया। सो दिस इज हाउ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अब ये होती क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं जिनको हम स्टडी करें। सो इट इज अ रेजिस्टेंस व्हिच इज डेवलप्ड बाय बैक्टीरिया अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है जिसको बेसिकली डेवलप करता है प्रॉब्लम को, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, राइट। और जो माइक्रोब्स ऐसा करते हैं उन माइक्रोब्स को किस नाम से जाना जाता है? दे आर नोन बाय द नेम ऑफ सुपर बग। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने टीबी के केस में 2-3 मेडिसिन देखी थी। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार आपको खांसी जुकाम हो, लेकिन आपका उस मेडिसिन से वो खांसी जुकाम नहीं सही हो रहा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है उस मेडिसिन की यूज हो रही है, राइट। चलिए, अब सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथ ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन व्हेन द बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। नो, दिस इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट यहाँ पे बैक्टीरिया होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है, आपकी बॉडी नहीं होती है। ठीक है। सो बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने यही देखा था, बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना म्यूटेट कर चुका। ठीक है। चलो, सो नाउ देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स।
हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी थोक में एंटीबायोटिक्स खाते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारी थोक में एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। जब फिर आप ये लगा लो, हम लोग को ना बीमारी का समझ नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, हम जाते हैं, हम लोग फार्मा वाले को बोलते हैं कि भैया मेडिसिन दे दो। अब वो फार्मा वाले अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको दवाई दे देते हैं, यही चीज होती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है आजकल कि जो ये एंटीबायोटिक्स है ना, ये थोक में दिए जा रहे हैं। थोक में एंटीबायोटिक्स देने के कारण क्या हुआ है बेसिकली आपका, कि आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि नए एंटीबायोटिक्स पे डिस्कवरी हो रही है। उसके बाद कोर्स तो है 5 दिन का, लेकिन हमें क्या लगा 2 दिन में फर्क पड़ गया, चलो कोर्स बंद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का तो लॉन्ग टर्म लो उसको, राइट। नेक्स्ट, overuse of the antibiotics in lifestyle and the livestock and the fish farming। यहाँ पे क्या है, कोलेस्टिन नाम का जो एंटीबायोटिक है उसको बहुत ज्यादा थोक में यूज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस कोलेस्टिन इट रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन? साइज को इंक्रीज करना। सो इस ग्रोथ हार्मोन के कारण हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो लाइफ स्टॉक्स एंड फिश फार्मिंग है उसमें इसको यूज किया जा रहा है, एंड एज अ रिजल्ट आप उसको इलीगल तरीके से उसका साइज इंक्रीज कर रहे हो। सो इनके अंदर एक्यूमुलेट हो गया। अब जब आप इसको खाओगे तो आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट कॉजिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पुअर इन्फेक्शन। बहुत बार आपने देखा है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन आ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन द, you can say, hospitals. Next, lack of hygiene and poor sanitation। प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं हो रहा और सैनिटेशन भी क्या आपकी पुअर है। एंड द लास्ट इज लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग डेवलप्ड। नए एंटीबायोटिक्स नहीं डेवलप। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द कॉजेज। लेकिन कॉज है तो सॉल्यूशन भी होगा। जैसे ओवर प्रिस्क्रिप्शन को कम प्रिस्क्राइब किया जाए, सिर्फ डॉक्टर की परमिशन से ही दी जाए। लोगों को अपना ट्रीटमेंट टाइम पे पूरा करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए कोलेस्टिन को। यहाँ पे लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, तो नई एंटीबायोटिक्स पे खोज करनी चाहिए। बिकॉज देखो यूजुअली फार्मा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है, वो उसी चीज में काम करती है जिनसे प्रॉफिट मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये वही चीजें बनाएंगी जहां से इनको प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज क्रॉनिक डिजीज के लिए, है ना, क्योंकि लंबे समय तक लोगों ने खाया। लेकिन अभी यहाँ पे R&D के लिए बोला जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स पे R&D बढ़ाओ। Poor infection control, so hospitals should keep the hospitals clean. Okay. Now coming towards what are the examples? So the first example is MDR TB, जिसको Mycobacterium tuberculosis cause करता है। Another such example is gonorrhea, which is a sexually transmitted disease and it is caused by the bacteria that is Neisseria gonorrhea। ठीक है, समझ में आई? So this is basically, इस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी जो क्विनॉल ग्रुप होता है ना, जो किनॉल ग्रुप है आपका, उसका मतलब वो मेडिसिन दी जाती है इसमें, उसका रेजिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज MRS से मेथिसेलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकस ऑरेसिस। बेसिकली ये बैक्टीरिया है जो कि स्किन एंड थ्रोट को इफेक्ट करता है। ठीक है, चलो। एंड द लास्ट वन इज न्यू दिल्ली मेटिलोबेटा लैक्टमेस। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, हमारी बॉडी में ई कोलाई होती है। अब ई कोलाई का काम क्या है हमारी बॉडी में, डाइजेशन में हेल्प करती है। सो बेसिकली ई कोलाई को स्टॉप करता है, ई कोलाई पे वर्क करता है। सो ई कोलाई पे वर्क करके ई कोलाई खत्म कर दी, सो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड। द फर्स्ट इज प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम, हाइजीन मेंटेन करो प्रॉपर। उसके बाद प्रॉपर तरीके से फूड को धो, है ना। एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज किया जाए, नए एंटीबायोटिक्स ले आए। सो दीज आर ऑल आर द सॉल्यूशंस। नाउ यहाँ पे WHO ने क्या बनाया, WHO फ्रेम्ड इट्स ओन ग्लोबल एक्शन प्लान ऑफ WHO, जिसके अंदर आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इंटीग्रेट किया। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन सबको इंटीग्रेट करके कानून जो है नेशनल लेवल पे तैयार किया गया।
इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में अपना नेशनल एक्शन प्लान रख दिया। अब नेशनल एक्शन प्लान के अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन इसका एक फीचर है दैट इज हेल्थ अप्रोच। ठीक है, कौन सा अप्रोच है? हेल्थ अप्रोच। सो हेल्थ अप्रोच के अंदर क्या होगा कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे कि मान लो आपके पब्लिक, फार्मर्स, ठीक है, पब्लिक होगी, फार्मर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। इनको बोला जाएगा भैया आप काम करिए रिडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो इसके अंदर आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने आपका यहाँ पे क्या बनाया है? यहाँ पे कानून बनाए हैं। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो भी आपकी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स होगी वो 2 शेड्यूल्स में आएगी, शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एच। अब जो शेड्यूल एक्स है उसके अंदर क्या होगा? शेड्यूल, पहले एच की बात करते हैं। सो शेड्यूल एच में आपके रेड लाइन ड्रग्स होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? आपके रेड लाइन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो ये रेड लाइन एंटीबायोटिक्स होंगी दिस नीड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, राइट। और जो शेड्यूल आपका एक्स है इसके अंदर आपकी नारकोटिक्स होंगी, और दूसरा आपका ट्रेस एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी देयर अंडर 2 शेड्यूल्स। सो यहाँ पे अगर किसी को भी फार्मा वाले को दवाई बेचनी है तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किसको बेच रही है, किसके कहने पे बेच रही है, कितनी तारीख को बेची है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तभी आजकल कंप्यूटराइज्ड बिल जनरेट होता है ताकि सारी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर। ठीक है, सो मिथ, एक और मिथ क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ओनली प्रॉब्लम फॉर पीपल हु टेक एंटीबायोटिक। सिर्फ उन लोगों के साथ जो एंटीबायोटिक खाते हैं? आंसर इज नो, इट इज विद दोज आल्सो जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें लगा लीजिए आपका कोई बीमारी है, उनके अंदर भी ये चीज लागू होती है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर? यूपीएससी प्रीवियस ईयर। सो इसमें क्या है, कौन से रीजंस हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया? जीन से कोई लेना देना है? नहीं है। तो जैसे गलत हुआ तो आपके पास 50-50 हो। नेक्स्ट इज टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस। बिल्कुल हाँ, आप प्रॉपर डोज नहीं लेते, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। कोलेस्ट्रीन नाम का ये भी सुना था। मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज, यार ये तो कहीं नहीं सुना था। सो आंसर इसीलिए क्या होगा? आंसर विल बी 2 and 3। ठीक है, क्लियर? चलो, सो गाइज ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इसके साथ आज हमारा हेल्थ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम न्यूक्लियर के साथ। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप वॉचिंग। सो द नेक्स्ट इज पर्टोसिस। पर्टोसिस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वूपिंग कफ। सो जब हम पर्टोसिस की बात करते हैं, सो व्हाट वी हैव, सो पर्टोसिस का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैथोजन इज बोर्टिला पर्टोसिस। बेसिकली कफिंग एंड स्नीजिंग करते हैं तो एयर में ड्रॉपलेट्स जाते हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। हाई पिच्ड वूप साउंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जैसे जब वो ब्रीथ करते हैं ना तो ऐसा लगता है गला एकदम से चौक हो गया, जैसे वो नहीं होता बेसिकली आपका बुलेट चल रहा होता है ना, जो तो बुलेट चलाओ कहते होते हैं कि तब आवाज आती है ना, जो उस टाइप की आवाज आती है। नेक्स्ट वी हैव निमोनिया। निमोनिया जो कॉज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। बच्चों में होता है ना, छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी एलुवलाई होती है, एलुवलाई के अंदर आपकी क्या भर जाती है? पस। अब आपके बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एलुवलाई क्या है। सो यहाँ पे आपका जो लंग्स होती है, लंग्स में सबसे पहले जहाँ पे ट्रैकिया जो है वो ब्रांच करता है, दैट इज ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से वो प्राइमरी ब्रोंकाई में जाते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं, फिर जाते हैं वो टर्शरी में। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी के बाद आपकी क्या अटैच्ड होती है? एलुवलाई।
सो एलुविलाई जो होती है दैट इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कि कैपिलरीज के साथ अटैच होती है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अगर इनके अंदर पस भर जाए तब भी हो सकता है। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स यूजुअली जानवरों में होता है, बैसिलस एंथ्राइसिस इसका पैथोजन का नाम है। ठीक है, थ्रू स्पोर्स एंड कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट। जैसे एनिमल्स अगर गंदा कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट ले लें तो होता है। स्किन एंड लंग कैंसर ये कॉज कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया की बात करो तो डिप्थीरिया इज कॉज बाय द कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। सो इसके कारण इसकी ट्रांसमिशन से क्या होता है आपका, इसकी ट्रांसमिशन से होता है एयर एंड वाटर में इसके ट्रांसमिशन जाते हैं, तो इसमें थ्रॉट, नोज एंड टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम आती है, गले में प्रॉब्लम आती है। कॉलरा, कॉलरा के बारे में काफी सुना होगा, वाइब्रो कॉलरा है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है। फूड और वाटर से फैलता है। इफेक्ट किसको करता है, हमारी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी विच विल रिजल्ट इनटू डायरिया। नेक्स्ट, टाइफाइड। टाइफाइड होता है आपका सैल्मोनाइड टाइफी, पैथोजन इज सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी से होता है, ट्रांसमिशन का सोर्स है फूड एंड वाटर। अब ये आपके मल्टीपल सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, लिप्रोसी। लिप्रोसी का जो पैथोजन है दैट इज माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। ठीक है, लिप्रोसी और देखो टीबी का सेम है लेकिन फर्क पीछे है, लैप्रे है इसका। जो लिप्रोसी वाला पेशेंट होता है ना, लिप्रोसी फैलते ज्यादातर नेल से, तभी उनको अलग रखा जाता है। एमपी में एक इनकी छापड़ा करके विलेज है जो कि काफी ज्यादा फेमस है फॉर दी लिप्रोसी। अगर काफी लंबे समय तक पर्सन के साथ रहा जाए जिसको लिप्रोसी है तब ये फैल सकता है। फैलता जो है सिम्टम्स क्या है, स्किन पे प्रॉब्लम आती है, नर्व सिस्टम हैम्पर होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिजीज आ जाती है आपकी बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म आपकी होती है मेजरली कहाँ पे होती है आपकी, एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में। सो यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, जो मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम है उसमें टॉक्सिन्स को भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, साइफिल्स। साइफिल्स आपकी होती है ट्रिपोना पैलिडियम। देखो यहाँ पे चेंज है, नेम चेंज है। ठीक है, पैथोजन का नेम जो है वो चेंज है। ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल ड्रग सिस्टम इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव टेटनस जो कि सॉइल के थ्रू फैलता है। सो आपने देखा होगा जब आपके बचपन में टेटनस के इंजेक्शन लगते थे, फिर उसके बाद कभी गिरते हो चोट लगती है तो पूछते टेटनस का इंजेक्शन कब लगा था, राइट। सो टेटनस भी किसको इफेक्ट करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम। पैथोजन है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जो सॉइल के थ्रू फैलता है, एनिमल की इंटेस्टाइन ट्रैक्स में चला जाता है। प्लेग, प्लेग का आपने सुना होगा किसके कारण फैलता है, चूहे के कारण फैलता है, राइट। सो इसमें जो पैथोजन है दैट इज जर्सीनिया पेस्टी, ये भी अलग है। ठीक है, डिफरेंट है। नेक्स्ट, ये आपका जो फ्लाइज होती है उनसे भी फैल सकता है या फिर माउस वगैरह से फैल सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम और लंग्स पे असर करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम क्या कर चुके हैं, बैक्टीरियल डिजीज। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कवर द वायरल डिजीज। ठीक है, सो वायरल डिजीज कवर करते हैं। सबसे पहला जो वायरल डिजीज है वो है इन्फ्लुएंजा, जिसको हमने थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे कवर करना है। सो अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो हाल फिलहाल में आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू का एक नया वेरिएंट, एक नए पापा जो है वो डिटेक्ट हुए। सो यहाँ पे जब भी आप इन्फ्लुएंजा की बात करो, सो इन्फ्लुएंजा इज मेजरली ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन सी 4 टाइप्स होती हैं, A, B, C एंड D। यहाँ पे A और B ऐसे इन्फ्लुएंजा है जो कि एपिडेमिक सीजनल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं हर साल, एवरी ईयर ये आते हैं और कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, जो सी होता है, सी कहाँ पे होता है, सी होता है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन कई बार ऐसा भी माना गया है कि डॉग्स एंड पिग्स के अंदर भी सी हो जाता है। ठीक है, डी आपका मेजरली कैटल्स में होता है, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता, ह्यूमंस में भी नहीं देखने को मिलता। अब मेजरली हमें जो बात करनी है वो इन्फ्लुएंजा ए की करनी है। ठीक है, जब आप इन्फ्लुएंजा ए की बात करते हो तो आपको ये जानना है कि है तो ये प्रोटीन ही है ना, तो यहाँ पे क्योंकि हमने बाहर की कोटिंग देखी थी प्रोटीन की होती है, सो यहाँ पे 2 चीजें अटैच होती हैं इसके ऊपर। एक होता है आपका हिमा ए ग्लूटेन HA,
हीमा ए ग्लूटिन HA एंड दूसरा होता है आपका न्यूरा एमाइनेडेज Na। ठीक है, इसकी लगभग ह्यूमैनिडेज HA की आपकी कितनी वैरायटीज होती है? वी हैव 18 सब टाइप्स। एंड अगर आप बात करो Na की, सो Na के लिए हमारे पास होती है 11 सब टाइप्स। ठीक है, लगभग इतनी होती है। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जैसे कि H5N1, H7N2, H9N6 एंड सो। ठीक है, समझ रहे हो बात? मोस्टली सारी की सारी सब टाइप्स जो हैं वो आपकी बर्ड्स में इफेक्ट करती है, तो इसीलिए इसको कई बार बोला जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, लेकिन कुछ सब टाइप्स आपकी बैट्स में इफेक्ट करती है, जैसे कि H17N10, H18N11, ये आपकी कहाँ पे इफेक्ट करती है? चमगादड़ के अंदर। तो चमगादड़ से तो हमें हो ही सकता है ना? सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। इन्फ्लुएंजा कौन सी टाइप का है? वायरस ABC। डी पे तो कैटल्स में होता है, इसलिए हम बात नहीं करते। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, फीवर होता है एंड कोल्ड होता है। नेक्स्ट वी हैव मम्स। मम्स का पैथोजन है मम्स वायरस, जिसको पैरमॉक्सी वायरस भी कहते हैं। कफिंग और स्नीजिंग से होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो आपकी ये वाली पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या होती है? बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, पोलियो। पोलियो भी अभी न्यूज में होगा, सर ने आप पे डिस्कशन भी ली होगी यहाँ पे पोलियो की, जैसे कि व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन आई कैन सी कि सर हैज ऑलरेडी टेक द डिस्कशन। सो पोलियो आपका 3 तरह का होता है। टाइप 1 क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब सबसे पहले हमने टाइप 3 इरेडिकेट किया, फिर टाइप 1, फिर टाइप 2। अब यहाँ पे पोलियो के लिए 2 चीजें करी जाती है। एक होता है OPV, जो आप 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं। दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। बेसिकली OPV के अंदर क्या होता है? आपका लाइफ वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। लाइव है लेकिन बहुत कम लाइव है उसकी। ठीक है, लेकिन इनएक्टिवेटेड में क्या होता है? मरा हुआ वायरस है। तो अब मुझे बताओ ज्यादा कौन सा हार्मफुल होगा, मरा हुआ या इनएक्टिवेटेड? ऑफ कोर्स द आंसर विल बी कि मैम जो मरा हुआ है वो ज्यादा आपका हार्मफुल नहीं होगा, बल्कि लाइव वाला ज्यादा हार्मफुल होगा। राइट, सो सिमिलर इज अ कंडीशन। सो यहाँ पे लाइव वाला ज्यादा हार्मफुल होता है। सो यहाँ पे बात ये चल रही थी न्यूज़पेपर में, इसलिए था कि भैया जब हम लोग टाइप 3 को इरेडिकेट कर चुके हैं और हमें पता है कि इस जिंदा वायरस के कारण दोबारा से पोलियो वापस आ रहा है, सो व्हाई नॉट टू रूल इट आउट? इसके लिए आप इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ले आओ। बट सरकार का ये कहना है कि इससे सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। तो उसी आर्टिकल में राइटर का ये कहना था, भैया सरकार का खर्चा कैसे बढ़ेगा? आप कितनी बार पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको इनएक्टिवेटेड को ज्यादा बार नहीं पिलाना, तो आपके बल्कि पैसे बचेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज देयर इन द न्यूज़। कौन से रूट से फैलता है? ओरल फीको रूट्स। ओरल फीको रूट्स का मतलब क्या हुआ? मान लो जिस पर्सन को ये पोलियो था, उस पर्सन ने एक्सक्रीट किया। सो जब एक्सक्रीट किया तो वायरस जो है वो स्प्रेड कर गया। क्यों? क्योंकि सैनिटेशन नहीं थी, प्रॉपर सीवेज नहीं था, जिसके कारण वायरस जो है वो आगे आगे फैलता गया। राइट, सो इसमें होता क्या है? थ्रोट एंड चेस्ट मसल्स पे अटैक करता है, पानी से डर लगने लग जाता है, पैरालिसिस एंड डेथ। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। देखो चिकन पॉक्स के वायरस को याद रखने का तरीका, वेरिसेला, यहाँ पे सी है क्योंकि एक और है वो वेरियोला है, वो स्मॉल पॉक्स का है। ठीक है, सो वेरिसेला वायरस किसके थ्रू फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कफिंग, स्नीजिंग। होता क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर डार्क रैशेस आ जाते हैं। क्लियर है बात? गाइस जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, देखिए वीडियो को ना लाइक जरूर करा करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार बच्चा लाइक कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस आपका 5 तरह का होता है, A, B, C एंड D। मुझे बताइए बचपन में आपको किसके इंजेक्शन दिए जाते थे? हेपेटाइटिस A, B, C या D या E के? जरा सोच के बताइए।
अब यहाँ पे अगर आप हेपेटाइटिस की बात करो, हेपेटाइटिस इज नथिंग बट इट इज अ लीवर में जब आपके सूजन आ जाती है, ओडिमी भी बोलते हैं, ओडिमा, ठीक है, उस चीज को ओडिमा भी बोलते हैं जब स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जॉन्डिस बहुत कॉमन होता है। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये फैलते हैं आपके पानी या फिर फूड से, लेकिन जो बी, सी और डी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, ब्लड से या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है, जैसे कि आपका सेम केस गोज विद HIV, ठीक है। ए और ई के वैक्सीन अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना ई का वैक्सीन आपका लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में नहीं है, ठीक है। ए का वैक्सीन है। उसके बाद बी एंड सी एंड डी की बात करें जाए, डी उसी पर्सन को होगा जिसको बी हो चुका है। सो डी के लिए पहली कंडीशन क्या है कि बी होना चाहिए। आर यू गेटिंग द थिंग्स? उसके बाद बी, सी एंड डी की बात करें तो बी ज्यादा फैलता है एज कंपेयर टू सी, ठीक है, समझ में आई बात? आर यू गेटिंग? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन डी के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? एंड इसमें जो भी हम देते हैं दे आर यूजली इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट दे आर एंटीवायरल प्रोटीन, जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह एक्ट करते हैं डिजीज के साथ फाइट करते हैं, ताकि डिजीज जो है वो आगे जो है फैलेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी ये दोनों आपके लाइफ थ्रेटनिंग, डी तो है ही है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों खतरनाक है थोड़े। समझ में आई बात? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? दैट इज सार्स। सार्स इज कॉज ड्यू टू द सार्स कोरोना वायरस, ठीक है। सार्स किससे होते हैं? सार्स कोरोना वायरस। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, सो यहाँ पे इफेक्ट भी किसको करेगा? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हाई फीवर रहता है, बॉडी में पेन रहती है, हाइपोक्सिया सिचुएशन रहती है। स्वाइन फ्लू वी हैव ऑलरेडी डन, बर्ड फ्लू आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट कम्स चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है वो कौन से वायरस से होता है? चिकनगुनिया के ही वायरस से होता है। कौन सा मच्छर इसको स्प्रेड करता है? एडीज एजिप्टी। इस केस में क्या होता है? बंदे की बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, हेमोरेजिक इश्यूज आते हैं। हेमोरेजिक इश्यूज मतलब होता है आरबीसी बनने से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आपने क्या करना है, जो भी मच्छर है उनके एक मॉस्किटोज का एक मतलब फ्लो चार्ट बना लेना ताकि याद रहे। नेक्स्ट इज जिका। जिका के लिए पैथोजन जिका वायरस, लेकिन ट्रांसमिशन किससे होता है? एडीज एजिप्टी, सेम एज डेंगू, ठीक है, सेम एज चिकनगुनिया। देखो इसमें भी सेम है। डेंगू फीवर में डेंगू वायरस है, इसमें आपका आ जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें प्लेटलेट्स काउंट। जापानीज इंसेफेलाइटिस में इसमें क्या होता है कि पहले आपकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें स्वेलिंग आती है। आइटिस का मतलब स्वेलिंग होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्यूलिक्स ट्रिटा इनोरहाइनेकस, ठीक है, उससे होता है। नीपा इन्फेक्शन काफी ज्यादा न्यूज में चली थी थोड़े टाइम पहले। नीपा होता है बैट से, पिग से लोगों, ठीक है। जो भी लोग आपके बैट्स के या फिर पिग्स के कांटेक्ट में होते हैं उसको नीपा वायरस हो जाता है अगर वो इन्फेक्टेड है। फिर ये जो वायरस है ये वहां से किसको होता है? इंसान। नेक्स्ट कम द कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज। जो कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज है वो कैसनूर फॉरेस्ट वायरस से होती है। बेसिकली इसमें जो ट्रांसमिशन है वो है टिक्स। टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके जैसे जुएनी होती है वैसे टिक्स होते हैं, और या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल के साथ। देखो मान लो कि किसी लॉग ऑफ वुड पे आपकी टिक्स बैठी हुई थी, इस लॉग ऑफ वुड को ह्यूमन ने उठा लिया, तो क्या टिक्स उसके ऊपर नहीं आ गई? और उसके क्या होगा कि एफडी हो गया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसके बाद इसमें भी वही कपी होती है, फीवर होता है, हेडेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हंटा वायरस। हंटा वायरस कोविड के कारण न्यूज में था। पैथोजन इज हंटा वायरस, एयर के थ्रू फैलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है, ठंड कपकपी उठती है, फीवर, हेडेक, मसल्स में एक रहता है, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, राइट। देन वी हैव कोविड-19। कोविड-19 का जो पैथोजन है वो है SARS-CoV-2। कोविड-19 फैलता किससे? ड्रॉपलेट्स से। जैसे कोई बंदा खांसने के बाद उसके ड्रॉपलेट्स फैल गए, सो वहां से फैलता है,
इसके अंदर भी किसको इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मल्टीपल ऑर्गन्स को। ड्राई कफ होती है पर्सन को, ब्रीथ लेने में दिक्कत आती है, डायरिया एंड लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोटोजोनल इन्फेक्शंस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटोजोनल इन्फेक्शंस, द प्रोटोजोआ हमने कर लिया क्या होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रोटोजोनल इन्फेक्शन इज मलेरिया। मलेरिया न्यूज में था अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मलेरिया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका पैथोजन कौन सा है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज। मलेरिया स्प्रेड किससे होता है? एनोफिलस मॉस्किटो से। क्या होता है? फीवर, कपकपी होना, वॉमिटिंग, हेडेक एंड एनीमिया। ठीक है। काला अजहर, काला अजहर जो है आपका बिहार बंगाल वाली साइड होता है, कोसी रिवर, दामोदर रिवर, ठीक है, वहां पर साइड। लिशमेनिया स्पीशीज होती है, साइन फ्लाई के थ्रू फैलता है। आपको पता है ना स्प्लीन, दैट इज स्प्लीन। सो स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, स्किन अल्सर, वेट लॉस। नेक्स्ट वी हैव ट्रेपनोसोमाइसिस। ट्रेपनोसोमाइसिस में जो पैथोजन है वो है ट्रेपनोसोमा स्पीशीज। किससे होता है? तिसी फ्लाई से। और इसमें भी वही रहता है, फीवर, हेडेक, मसल, जॉइंट पेन, स्लीपिंग एब्नॉर्मलिटीज एंड कॉम। नेक्स्ट अमीबिक डायसेंट्री, जो अमीबा से फैलती है। पैथोजन है एंटोमीबा हिस्टोलेशिया। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। जब कोई पर्सन मतलब फ्रेश होने जाता है तो ब्लड निकलता है, एब्डोमिनल पेन। ठीक है। सो ये वाला आपको नहीं करना है क्योंकि दिस चार्ट इज अगेन पेस्टेड। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक तो हमारी रह गई वैक्सीन, उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक बच गया है स्टूडेंट्स, वो कौन सा टॉपिक बचा है जिसमें हमें कवर करना है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वो आपका 40-45 मिनट्स का लेक्चर रहेगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी और वीडियोस लेके। थैंक यू।